नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। तो अभी 34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है और देखिए इसमें हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 ये 34 साल बाद आई है। और जो फर्स्ट जो शिक्षा नीति आई थी, जो पहली, वो आई थी 1968 में और उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। और उसके बाद जो सेकंड आई थी वो आई थी 1986 में और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और वही जो शिक्षा नीति है जो राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी, वही शिक्षा नीति अभी फिलहाल चल रही है, अभी फिलहाल लागू है। उसके बाद भी एक तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1992 में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन जो मेजर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। 1986 की जो राजीव गांधी के द्वारा जो प्रधानमंत्री थे, उनके समय काल में जो शिक्षा नीति आई थी वही चल रही है अभी फिलहाल। तो देखिए जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें ये जो है ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके कार्यकाल में आई है। और ये 2014 में जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, तब उस घोषणा पत्र का हिस्सा था ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर कहीं नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, हमारी शिक्षा नीति में। तो जो मेन पॉइंट्स है वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा शिक्षा मंत्री है फिलहाल, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो फर्स्ट है पॉइंट चेंजेस किए गए हैं हमारी शिक्षा नीति में, वो है जो पहले जो मंत्रालय था वो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD जो मिनिस्ट्री थी, उसका अब नेम चेंज कर दिया गया है और अब उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। उसके बाद जो सेकंड जो है वो है जो ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है, ये हमारी जो GDP है उसका 6% जो है खर्च, 6% खर्च है वो शिक्षा पर किया जाएगा। ये चेंजेस किए गए हैं, ये एक बदलाव किया गया है। इससे पहले क्या था कि 4.3% जो है वो खर्च हो रहा था शिक्षा पर। कब? जब नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, इससे पहले जो अभी फिलहाल चल रही है उसमें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है, अभी तक क्या था कि जो स्कूल थे उनमें जो फॉर्मेट चलता था वो था 10+2, 10+1 11th और 10+2 12th, इस तरह से फॉर्मेट था। लेकिन अब 4 5+3+3+4 का फॉर्मेट की शुरुआत हो गई है और जो 10+2 का फॉर्मेट था वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या था कि 11th और 12th में जो है स्ट्रीम ली जाती थी, अब क्या है 9th से और 12th तक एक अलग से 4 ईयर का प्रोग्राम है। फिर उससे पहले 3 साल का एक और प्रोग्राम, उससे पहले 3 साल, फिर उससे पहले 5 साल, इस तरह से जो है फॉर्मेट की शुरुआत की गई है। पहले क्या था कि अगर 11th, देखिए 10+1 था, उसके में मतलब कि 11th में क्या था कि कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, एक स्ट्रीम लेनी पड़ती थी। या तो आर्ट्स ले सकता है कोई भी स्टूडेंट, या फिर कॉमर्स ले सकता है, या फिर साइंस ले सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रीम का सिस्टम है ये ख़त्म कर दिया गया और अब जो है मैंने अभी बताया कि 9th से 12th तक एक प्रोग्राम रखा गया है। इसी तरह उससे पहले 3, फिर उससे पहले 3 क्लासेस का और फिर उससे पहले 5 क्लासेस का एक प्रोग्राम। तो पहले था 10+2 का जो फॉर्मेट था, लेकिन अब जो है वो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है वो रखा गया है। तो इसमें जो कहा गया है वो, अगर कोई भी छात्र है वो फिर मान लीजिए 11th में, मान लीजिए क्या होता था कि पहले साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स ही पढ़ सकते थे या फिर बायो ले सकते थे, और उसके साथ उनका हिंदी, इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट्स और थे एडिशनल, जैसे म्यूज़िक वगैरह ले सकते थे, वो चलता था। लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि वो स्टूडेंट है वो अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई भी फिजिक्स पढ़ता है, वो अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट है हिस्ट्री वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। इस तरह से ये चेंजेस किए गए हैं। फिर उसके बाद जो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी व्यवस्था, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। ये क्या किया गया है अब फिलहाल, कि जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था कि किसी ने भी बीएससी की, बीटेक किया, बीकॉम किया या फिर बीए की, तो मतलब कि उसमें क्या था कि अगर आपने 1 साल पढ़ ली, बीएससी फर्स्ट ईयर कर ली, सेकंड ईयर कर ली, लेकिन उसके बाद आपने फाइनल ईयर नहीं की, तो आपकी जो डिग्री है वो नहीं दी जाती थी, मतलब कि आप 12th ही रह जाते थे। ऐसे ही बीकॉम में भी, बीएससी में भी, बीटेक में भी, कोई भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री करते थे, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर भी कर ली, सेकेंड ईयर भी कर ली, लेकिन फाइनल ईयर नहीं की, तो आप 12th पास ही रह जाते थे, मतलब आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। लेकिन अब व्यवस्था ये की गई है, अगर मान लीजिए आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है और उसके बाद आप किसी काम की वजह से आपने जो पढ़ाई है वो छोड़ दी है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की है और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो आपको फर्स्ट ईयर का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, और कुछ समय बाद अगर आप दोबारा करने चाहें तो फिर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ही नहीं बैठना पड़ेगा, फिर आप बीएससी सेकेंड ईयर में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की हुई है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है। इसी तरह आपने मान लीजिए सेकेंड ईयर कर ली बीएससी और आपने फिर उसके बाद छोड़ दी पढ़ाई किसी रीज़न की वजह से, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। फिर आप अगर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आप बीएससी सेकेंड ईयर का डिप्लोमा दिखाकर बीएससी फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप बीएससी फाइनल ईयर कर लेते हैं कोई भी, या फिर मान लीजिए बीटेक है, 4 ईयर डिग्री है, तो बीटेक फाइनल ईयर कर लेते हैं, फिर बीए फाइनल ईयर कर लेते हैं, फिर बीकॉम फाइनल ईयर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की। लेकिन अगर आप 3 साल की करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और एक मेजर चेंज ये किया गया है, अगर आप 4 साल की करते हैं, मतलब कि आप बीए 4 साल, बीएससी या फिर बीकॉम, बीटेक जो भी है डिग्री, जो भी ग्रेजुएशन की, उसको अगर आप 4 साल करते हैं तो 3 साल के लिए तो नौकरी के लिए होती है, और अगर 4th ईयर करते हैं तो वो रिसर्च फील्ड में काम करने वाले के लिए होती है 4th ईयर, मतलब कि 1 साल और कर सकते हैं और उसकी आपको अलग से जो मिलेगी सर्टिफिकेट, वो रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप 4 साल की जो है डिग्री कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के लिए करना चाहते हैं तो आप 3 साल की कर सकते हैं, जैसे अभी चल रहा है बीएससी, बीए, बीकॉम, इस तरह से आप 3 ईयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च के लिए करना चाहते हैं तो आप 4 साल के लिए कर सकते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो है चेंज किया गया है वो है, जैसे कि पहले क्या था कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली, एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी, तो उसके बाद क्या था कि एमफिल करते, उसके बाद पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अब जो है एमफिल को जो है समाप्त कर दिया गया है, एमफिल को पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है, और अब आप मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद जो 7th है पॉइंट हमारा वो है, जो जैसे जो भी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट या फिर हम लोग के प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए, सभी के लिए एजुकेशन के लिए जो इक्वल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, मतलब कि शिक्षा का समान मानक निर्धारित किया गया है। क्या है और वो किस तरह से निर्धारित किया गया है कि मान लीजिए आप सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें सेम शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हरियाणा से हो। हर कॉलेज में एक जो पर्टिकुलर डिग्री है उसके लिए समान शिक्षा दी जाएगी। वही एजुकेशन आपको हरियाणा में पढ़ोगे तो वही एजुकेशन आपको हरियाणा में मिलेगी, अगर आप बिहार में पढ़ते हो तो वही एजुकेशन आपको बिहार में, वही राजस्थान में, मतलब कि समान जो मानक है वो निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद जो 8th जो मेन चेंज किया गया है वो है
जो 5वीं तक की पढ़ाई थी, अभी क्या था कि जितने भी स्कूल हैं उनमें इंग्लिश मीडियम चलता था। ज़्यादातर में क्या होता था, मनमानी चला रहे थे स्कूल, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई की जाती थी। कई जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो हिंदी मीडियम होता तक नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जो 5वीं तक की पढ़ाई थी वो मातृभाषा में कर दी गई है। मतलब कि अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही करे, जहाँ पर इंग्लिश चलती है वहाँ पर इंग्लिश, लेकिन जहाँ पर हिंदी चलती है, जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ पर हिंदी चलेगी। जैसे कि कन्नड़ चलती है, जहाँ पर कन्नड़ बोलते हैं, जहाँ की मातृभाषा कन्नड़ है तो वहाँ पे कन्नड़, जहाँ कन्नड़ में वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं गुजरात वाले जो लोग हैं वो गुजराती में पढ़ सकते हैं। मराठी जिसको आती है, जो मराठी में पढ़ना चाहता है वो मराठी में, मतलब एक तरह से कि जो मातृभाषा है उसी में जो जिस वो पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकता है। ऐसा ज़बरदस्ती वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, उसकी समाप्ति कर दी गई है। अब जो है क्या हुआ कि अंग्रेजी है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाएगा। उसके बाद 9th जो पॉइंट है वो है छठी कक्षा से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था कि जब कंप्यूटर कोडिंग है वो बहुत ही बाद में सिखाई जाती थी, बहुत ही लास्ट में सिखाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब अगर आप 6th क्लास में 5th पास करके अगर आप 6th क्लास में चले जाते हैं तो उसके बाद ही आप कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं। मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन है वो ले सकते हैं। और मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी छात्र है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट अगर मान लीजिए पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए इंटर्नशिप की सुविधा दी गई है। इंटर्नशिप की किस तरह से कि वो किसी पेंटर के पास जाके इंटर्नशिप ले सकता है, उसकी जो स्किल है, जो पेंटिंग की उसकी जो शौक है उसको वो पूरा कर सकता है, उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ले सकता है। तो एक तरह से अब जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते थे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते थे, लेकिन अब जो है अब 6th क्लास से ही हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे जैसे चीन में भी है, काफ़ी सारे देश हैं उनकी तरह जैसे हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही जो कम एज है उसी में सॉफ्टवेयर और जैसे जितने भी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो है ज्ञान ले पाएंगे, उसको टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे। और जो फिर 12th तक उसके बाद तक वो काफ़ी सारी इनोवेशंस तक कर जाएंगे, क्योंकि उनको 6th से ही जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वो बच्चे अपना जो भी उनका शौक है, जो भी वो हॉबी रखते हैं उसको वो पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। मतलब कि एक तरह से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। कहाँ से, क्लास 6 से ही स्किल को बढ़ाने में जोर दिया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो 6th से क्लास और 9th तक, मतलब कि मैंने बताया भी था अभी कि पहले जो फॉर्मेट था वो था 10+2 का, लेकिन अब जो है वो 5+3+3+4 का फॉर्मेट हो गया। मतलब कि 9th से 12th तक एक जो फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद 6 से 9th तक एक फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद 3rd से 6th तक एक फॉर्मेट रहेगा, से 5th तक एक फॉर्मेट रहेगा। इस तरह से 5+3+3 और +4 इस तरह से जो फॉर्मेट लाया जाएगा। तो उसमें जो फॉर्मेट है 6 to 9 तक, कि मैंने 6 to 12 तक तो आपको बता दिया। अब 6 to 9 तक का जो फॉर्मेट है उसमें सेमेस्टर सिस्टम लगाया जाएगा। मतलब कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, और 2 बार जो एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह से होंगे, मतलब कि एक बार एग्ज़ाम हुआ फिर उसका रिजल्ट, और फिर सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम होगा, मतलब कि एक बार एग्ज़ाम हुआ फिर उसका रिजल्ट, और फिर जो सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट, और जो दोनों सेमेस्टर्स का जो एग्ज़ाम्स को मिलाकर जो फाइनल उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जो चेंजमेंट किया गया है शिक्षा नीति में, एजुकेशन पॉलिसी में, वो है सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाएं, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। मतलब एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका नाम है एनटीए। कौन लेगा वो? एनटीए लेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो उस एग्ज़ाम को लेगी। अभी तक क्या होता था, जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से लेती थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एग्ज़ाम अलग से लेती थी,
और कोई नेशनल यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्ज़ाम अलग से लेती थी। इससे क्या होता था कि स्टूडेंट्स का पैसा भी और उनका टाइम भी दोनों ही काफ़ी बर्बाद होते थे। मान लीजिए आज किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसी में एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दे के आएंगे, फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है वो दे के आएंगे। इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देना पड़ता था उन्हें, एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद कहीं उसका नंबर पड़ता था। लेकिन अब ये जो पॉलिसी है ये ख़त्म कर दी जाएगी, और जो नई है वो ये आएगी कि जो देश के जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बोर्ड परीक्षाएं रटने की जगह ज्ञान पर आधारित होंगी। जो भी हमारी जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे वो रटने के ऊपर आधारित नहीं होंगे। पहले क्या था कि रट कर भी बच्चे क्या है पास हो जाते थे। जिनको रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से आता था तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले जाते थे, बहुत ही उनकी हाई परसेंटेज चली जाती थी। और वहीं जो उनसे भी जिसकी अच्छी नॉलेज होती थी, जिनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा, उनसे जो रट्टू जिनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज होती थी उस स्टूडेंट को जो एवरेज 60 to 70% लेके आता था, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दिया होता था, मतलब कि उसने समझने पर ध्यान दिया होता था। लेकिन जो रटने वाले होते थे वो रट के और अच्छे से मार्क्स ले आते थे। लेकिन अब जो परीक्षाएं होंगी वो रटने के आधारित पर नहीं, बल्कि जो समझने, अगर उसने नॉलेज, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही उसके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इस तरह की जो है परीक्षा प्रणाली स्टार्ट की जाएगी नई शिक्षा नीति 2020 में से। के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो संचालन है वो सिंगल रेगुलेटरी के जरिए होगा। मतलब लीगल या लॉ से रिलेटेड वो हैं जितने भी कॉलेज हैं उनको, और जो मेडिकल के जो कॉलेज हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर हायर एजुकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रेगुलेटरी होगी। नियामक के जरिए जो है संचालन किया जाएगा। इस जैसे कि पहले क्या था कि जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उसके लिए यूजीसी था, एआईसीटीई था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अलावा एआईसीटीई था। तो इस तरह से डिफरेंट जो है रेगुलेटरी बॉडी थी। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि सारी जो हायर एजुकेशन है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का पहले अलग था, फिर उसके बाद आईआईटी वगैरह का अलग था, तो लेकिन अब क्या किया जाएगा कि सभी के लिए एक ही सिंगल जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बनाई जाएगी। उस और एकल नियामक का अर्थ यही हुआ कि एक ही बॉडी बनाई जाएगी, सिंगल रेगुलेटरी, और उसी के द्वारा जो है सभी पर संचालन किया जाएगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ पर, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, जो भी हैं उन सब पर। के अलावा भी कुछ जो है चेंजमेंट किए गए हैं, जैसे कि संस्थान है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने के जो है एक ऑप्शन उनके पास होगा। और इसके साथ साथ जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो प्राथमिकता होगी, अब उनकी क्षमता है उनको बढ़ाना उसकी प्राथमिकता होगी। इसमें तो अभी तक हमने देखा जो मेजर चेंजेस किए गए इसमें, वो एक तो है कि जो स्ट्रीम है वो समाप्त कर दी गई, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह की जो 11th के बाद 10th के बाद हम लोग स्ट्रीम लेते थे वो समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही साथ 6th क्लास से हम लोग वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। और 6 से लेकर 9 तक क्या हुआ, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी यूनिवर्सिटीज़ का। इसके अलावा किया गया कि जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उनके लिए एक तरह की जो है शिक्षा मानक, समान शिक्षा मानक तैयार किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, 5वीं तक की पढ़ाई है वो मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में होगी। और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, मतलब कि मान लीजिए अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर करके या फिर बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई छोड़ दी है किसी कार्य की वजह से, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप कई साल बाद भी करते हैं कंटिन्यू, तो आप बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीए सेकेंड ईयर या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह की जो है योजनाएं
लागू की जाएंगी। उसके बाद जो है 10+2 का फॉर्मेट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और 5+3+3+4 का फॉर्मेट जो है स्टार्ट कर दिया गया। ये थे मेजर चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। और जो मेन चेंज किया गया है वो है HRD जो मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।